करके ये जॉइंट बात प्रेस कहते हैं तो कॉन्फ्रेंस में ये बात आई थी फजील साहब, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें नेतन्याहू और ये थे, और उसमें ये था कि हम कब्जे की बात तो लोगों ने ये सोचा, लेकिन उन्होंने गजा को एक अच्छा शहर बनाने की बात कही थी और ये कहा था कि जो जाना चाहे अपनी मर्जी से वो जा सकते, इस तरह की बातें आई थी। और ये तो बात बहुत दिन से चल कॉन्ट्राडिक्शन रही हो थी गया कि ना। जॉर्डन और मिस्र और ये नहीं तो बातों में कॉन्ट्राडिक्शन तो हो गया ना। बात में हो गया ना कंट्राडिक्शन कि लोग क्या समझ रहे हैं, बातें क्या हो रही हैं और अब कह क्या रहे हैं। और फिर कल तो एकदम, आज तो एकदम ही बोल दिया कि हमने इस तरह की कोई बात ही नहीं कही कि जिस गजा के लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, जो जाना चाहता है वो तो इजरायली भी बहुत चले गए, और जब बहुत अच्छे हालात थे इसराइल के तभी भी लोग जा रहे थे। वो अलग बात है कि जो जहां जाना चाहे, वो अलग चीज हो गया। लेकिन एक फोर्सफुली, आप देखिए बांग्लादेश से जो लोग 1972 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग किया और जीता, वहां की जंग को जीत लिया, तो उस वक्त 1 लाख जनरल नियाजी की सेना आत्मसमर्पण की थी भारत के सामने। तो उस वक्त लड़ाई बहुत भीषण होने वाली थी, तो काफी बांग्लादेशियों को भारत में जगह दी गई रहने के लिए। लेकिन आज 40 साल से उनका क्या हाल हो रहा है, देख रहे हैं आप, कितना तिरस्कार और अपमान, बार बार एनआरसी के नाम पर, इसके नाम पर उनको जेलों में डालना। तो कहाँ वो, उनको भारत भी नहीं अपना पाया और वो भी बांग्लादेशी होते हैं। तो ये चीज तो, और जबकि हम तो बहुत सुलझी हुई डेमोक्रेसी है, हम तो अमेरिका जैसे शातिर नहीं है, हम तो सिंपल और सुलझी हुई डेमोक्रेसी है हमारी। फिर भी हमारे एक पॉलिटिकल जो है इसको मुद्दा बना दिया जाता है कि बांग्लादेशी बांग्लादेशी। भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तान और भारत में भारत का साथ दिया। ऐसे बांग्लादेशी जो हमारे अपने हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया, आज 40 साल से उनका अपमान कर रहे कि नहीं कर रहे? तो दूसरी कंट्री का कौन आदमी किस कंट्री में जाकर के सरवाइव कर पाता है? ये तो नेचुरल सी बात है। अगर यही करना होता तो 40 साल से वो लोग लड़ किस बात के लिए रहे थे? और फिलिस्तीन के लोग छोड़ के चले जाए तो मस्जिद अक्सा का क्या होगा? मस्जिद अक्सा में क्या होगा? फिर दुनिया के मुसलमानों का अकीदा और उनका जो है उस पर अकीदा है उनकी, तो मस्जिद अक्सा को भी छोड़ के चले जाएंगे सारे लोग। ये बात है ना कि मस्जिद अक्सा की लड़ाई है, फिलिस्तीन जो लड़ रहा है और फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया जो साथ खड़ी है, वो मुसलमानों के अकीदे की बात है कि मस्जिद अक्सा से हमारी इमोशनल टच है, हमारा मोहब्बत है उससे, हमारा दीनी लगाव है उससे। तो हम तो मस्जिद अक्सा के लिए आज पूरी दुनिया के लोग दुआ मांग रहे हैं फिलिस्तीन के लिए, तो इसलिए भी मांग रहे हैं कि एक तो वो मजलूम अकेले लड़ रहे हैं उस मस्जिद अक्सा की लड़ाई को, और पूरी दुनिया के लोग उनके साथ खड़े हैं, दुआ दे रहे हैं, तो उसको भी छोड़ देंगे क्या? तो इसलिए ये सब चीजों में कुछ बात नहीं है। और अमेरिका क्या है, जितना भी मचल रहे, उसके पास अब ताकत नहीं है, बूता नहीं है। अब उनकी ताकत खत्म हो गई, वो कुछ है नहीं, खोखले हो चुके हैं। पेड़ पूरा बाहर से मोटा है लेकिन अंदर से खोखला है, वो कभी भी गिर सकता है। ये बात अमेरिकन को पता है, वहां के हस्बैंड वाइफ मिलके 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तब घर चल रहा है। बहुत बुरा हाल है उनका इकोनॉमिक। देखा आपने लड़ाई, आग लग गई, आग बुझाने का इक्विपमेंट नहीं था उनके पास। इतना बुरा दिन कभी अमेरिका जो दुनिया की आग बुझाता था, अपनी आग नहीं बुझा पा रहा था। तो ये सब अमेरिका और ये लोग इनका अच्छा शातिराना अंदाज भी जो है, बहुत दिन नहीं चलता है ये। दुनिया समझ जाती है कि आप क्या है, तो वो सब नहीं चलेगा अब। जी मुमताज जी। बिल्कुल फजील साहब आप सही कह रहे हैं। और यही सच्चाई है। और कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। फजील साहब कल हमने ये खबर दी थी, आज फिर उसको अपडेट किया गया है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल कोर्ट पर को बैन कर दिया है। पहले तो ये इसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब ये बैन करना, इंटरनेशनल कोर्ट को बैन करना किस बात की दलील है? क्या इनको डर लग रहा है अमेरिका को? क्योंकि इससे पहले तो नहीं किया गया, अब ये क्यों बैन कर रहे हैं? किस बात का डर है? क्या ये नेतन्याहू को बचाने के लिए है या क्या है? इसके पीछे मकसद क्या है? क्यों बैन किया जा रहा है फरीद साहब? रूस के जो पुतिन साहब हैं, उनके ऊपर भी तो वारंट है, तो वो भी तो छूट जाएंगे, उनका भी खत्म हो जाएगा। और पहले से भी बहुत से लोगों के ऊपर वारंट है, बहुत से संगठनों को अमेरिका ने ही उनको आतंकवादी उसी कोर्ट से घोषित कर रखा है। तो अब अगर मैंने आपसे कहा था कि जियो बाइडेन के टाइम में दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका,
उसके राष्ट्रपति अपने बच्चे से मुकदमा वापस ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है? ये तो दुनिया में एनार्की फैलने वाली है कि बड़े आदमी का कुछ होगा ही नहीं अब तो पूरी दुनिया इस बात पे अब अड़ जाएगी कि भाई हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी फैमिली के लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे वो जितना भी क्राइम करते रहें। तो ये तो एक नया नई नई बहस शुरू हो रही है, डेमोक्रेसी की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। ये तो अमेरिका तो बहुत कमजोर लोकतंत्र निकला। तो अब दूसरा उदाहरण अब दे रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पहले से ही इसको पुतला कहा जाता है, ये तो पुतला है, इसमें जान नहीं है, सिर्फ पुतला दिखाने के लिए है, डरवाने के लिए है, इस पुतले में जान ही नहीं है, ये किसी को अरेस्ट थोड़ी कर सकता है। अरे ताकत तो मैं तब तमाम थी। मैं अपने साथियों से जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अगर थोड़ा से हमें लाइक कर दें। लाइक कर दें और अगर शेयर भी कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। शेयर करने से और लोगों तक ये लिंक पहुंच जाता है और फिर वो देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा हमारे साथी जो हमें देख रहे हैं, चूंकि ये लाइक अभी मोहम्मद रईस भाई का 70। क्या कमेंट आया जरा पढ़ने में नहीं आ रहा है। मोहम्मद रईस साहब का क्या कमेंट आया है? आज खामनाई साहब ने ताजा बयान दिया है कि जमीन से लेकर समुंदर तक फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, कोई ताकत इसको छीन नहीं सकती। ये कहा। कई जी। अच्छे बयान आए हैं। मैं उसको अभी पेश करूंगा। जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिखा है कि इजराइल की सेना खुद तैयार नहीं है इस डिस्प्लेसमेंट वाले बयान के लिए, इसलिए वॉर मिनिस्टर ने खुफिया विभाग के प्रमुख को डांट भी लगाई है। ये खबर जो आ रही फदिल साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि यूं ही खबर नहीं बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है फदिल साहब। इस एक चीज जानिए आप कि इस खबर के बाद ईरान ने जो अपनी सेना को सजा दिया बॉर्डर पे, अमेरिका के ऊपर इसका बहुत प्रेशर पड़ गया इस बात का कि ईरान जो है कभी भी हमला कर सकता है। और ईरान के साथ खड़ा है रूस और चाइना। और अगर हमला हुआ तो अमेरिका, अब मिसाइलें हैं 2-2 हजार किलोमीटर, 3-3 हजार किलोमीटर, और हुती ने तो मार के दिखा दिया। तो अमेरिका को भी डर लगने लगा। अमेरिका ने अपना जहाज लेके लाल सागर से भागा, आज तक आया ही नहीं। वो पता ही नहीं चला कि वो गया कहां जहाज। तो अमेरिका को भी अब डर लगने लगा है, इसलिए कि कितना लड़ेगा, वो खोखला हो चुका है। इनकी जितनी भी, ये ईरान ने जो अपना सामान सजा दिया ना बॉर्डर पे ही, इस घटना के बाद ट्रम्प को लग रहा था कि नहीं, हम तो ईरान के लिए अच्छी अच्छी बात कह रहे, ईरान जो है उसी मुगालते में सोया रह जाएगा। लेकिन वो तो खामेनेई साहब हैं, वो कहाँ सोने वाले हैं। उन्होंने तो लगा दिया अपनी पहरेदारी कि मेरी बंदूक की, मेरे तोप की नली जो है वो घुमा दियांगे अमेरिका की तरफ और इसराइल की तरफ। तब अमेरिका को समझ में आया कि, और ओआईसी की मीटिंग हो गई, दुनिया के सारे देशों ने इसका कंडम कर दिया। तब वो पलट गए। और पलटने में तो माहिर है ट्रम्प, ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि ये पलटू राम है, तुरंत पलट जाते हैं किसी बात से। तो इसीलिए इनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। और आज जिस तरह का बयान हुआ, और मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था कि जब उनको पूरी कहानी पता होगी, अभी तो नए नए राष्ट्रपति बने हैं, जब पूरी कहानी मालूम होगी कि किस तरह से लाल सागर से अमेरिका अपना जहाज लेके भागा है और सारे लड़ाकू विमान वहां से गायब हो गए, और वो जहाज जिस पर मिसाइल मारा वो पानी घुसने लगा, उसका कहाँ वेल्डिंग कर रहे ले जाकर के, आज बचा भी कि डूब गया ये भी नहीं पता। जिस जहाज में मिसाइल लगी थी वो जहाज डूब गया कि है ये भी नहीं पता। ये कुछ कुछ बात अमेरिका नहीं बता रहा है कि वो जहाज का क्या हुआ। मुझे तो लग रहा है कि ये डूब उब गया है, इसीलिए लोग कुछ खबर नहीं दे रहे उसके बारे में। तो ये इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। और अमेरिका अभी, ट्रम्प जो है नए नए राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपना नया खेल, वही बात है जो इलाके का थानेदार जब नया नया आता है, रिक्शा वाला खुंचा वाला सबको मारने पीटने लगता है, गालियां देने लगता है, तो उसका एक टेरर बन जाता है। उसी टेरर से कुछ दिन काम चला लेता है वो। ठीक उसी तरह से अमेरिका की पॉलिटिक्स करता है। अमेरिका भी अपना टेरर के बल पर पॉलिटिक्स करता है। अब वो टेरर दुनिया जान चुकी है कि इनका टेरर क्या है। ये कुछ है नहीं, ये हवा का गुब्बारा है।
एक पिन मारो, सारा गुब्बारा खत्म। इसी तरह से अमेरिका की स्थिति को पूरी दुनिया जान चुकी है। अब उनके धमकाने से और उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। इन लोगों ने, हमास ने 15 महीना में सबका जो है पानी उतार दिया, सबको दिखा दिया, सबका थर्मामीटर लगा दिया कि सबको चेक कर लो किसको कितना बुखार है। इसराइल को भी बता दिया, अमेरिका को भी बता दिया, और पूरा नेटो देश की पोल पट्टी खुल गई। कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन अमेरिका के साथ है, कौन अमेरिका के साथ नहीं है। देखिए, यूक्रेन की 1 साल की लड़ाई में कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन फिलिस्तीन की 14 महीने की लड़ाई में बहुत कुछ रिजल्ट, दुनिया दुनिया की बहुत सी चीजें बदल गई। आज जो यूरोपियन यूनियन अपना डंका बजाता था, आज यूरोपीय यूनियन के देशों की भी कलई खुल गई कि कौन अमेरिका के साथ है और कौन अमेरिका के साथ नहीं है। ये सारी बातें, राज खुल गया। इसराइल का जो मोसाद का डंका बजता था, वो भी खुल गया। उनकी जो एयरफोर्स थी, उनका भी पता चल गया। उनके पास जो मिसाइल से एंटी आयरन डोम था, वो भी पता चल गया। अमेरिका का दिया हुआ थार्ड को भी पता चल गया। सारे पोल दुनिया भर के जितने अमेरिका की जो सीक्रेट था कि दुनिया को डरवाते थे कि भुतहा किला है, जाओगे तो भूत पकड़ लेगा, तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा, सब फॉल्स निकल गया, सब गलत निकल गया, कमजोर निकल गया, कुछ भी नहीं है। जी। आप सही कह रहे हो। कई तरह के कमेंट फजील साहब आ रहे हैं हमारे सामने, और बड़े अच्छे कमेंट्स हैं। खामनाई साहब वाला तो हमने पढ़ दिया था। एक और उसी से जुड़ा था जो खामनाई साहब का है कि यूनुस सोलवारा साहब ने लिखा था कि आयतुल्ला खामनाई साहब का बयान, अब अमेरिका से बात करना ईरान के लिए बेकार है, यानी अब उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा मैं थोड़ा से आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं फिर लौट के आऊंगा गदा पे, लेकिन फजील साहब, जिस तरह से सीरियाई फौज जो नई वहां पे गवर्नमेंट बनी है, वो और हिजबुल्ला, उसमें झड़प हुई है, तो ये क्या चल रहा है वहां पे? काफी टकराव हुआ है, काफी एक जंग वाली, एक दूसरे पर अटैक हुए, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये खबरें क्या इसको माना जाए सही है, नहीं है? क्या क्या इसमें सदाकत है कि वो आपस में टकरा रहे हैं? हिजबुल्ला और अल जुलानी की फौज जो है आमने सामने हो गई है। देखिए यार, जवान तो जवान होते हैं, उनको लड़ने का जज्बा होता है। इन सब खबरें कभी कभी आपसी मतलब ना इत्तेफाकियां भी, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, होती हैं जब लड़ाई का माहौल होता है। तो अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी ये खबर बहुत पुख्ता नहीं है। अभी इसमें पूरी चीजें आई नहीं सामने। कोई कोई कारण नहीं हो सकता हिजबुल्लाह और एसटीएस की लड़ाई का। तो अभी उस पर क्या बात करना है? हो सकता है किसी लोकल इशू को लेकर के कोई हो, छोटी मोटी झड़प हुई हो, हम इस पर इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी इस पर वो दोनों क्यों लड़ेंगे आपस में? उनका क्या मतलब है? और कोई इशू नहीं है उनका। तो अभी तो उस पर कोई बात करना, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत सोचने विचारने की जरूरत है इसमें। ये सब चीजें कभी कभी, चूंकि सैनिक सैनिक होते हैं ना, उनको बर्दाश्त करने की ताकत उतनी ही होती है जितना उनको सिखाया गया है। तो कभी कभी लोकल इश्यूज पर भी सेना के अंदर भी आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं। वो सब कोई, अभी इस पर कोई ज्यादा चर्चा करना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि अभी कोई इशू ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उनके लड़ाई का, कोई मुद्दा ही नहीं है उस पर बात करने का। तो अभी उस पर कोई ऐसा नहीं